प्रधानमंत्री ने भाजपा मुख्यालय में नारी शक्ति का किया वंदन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को बताया नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष। कहा, अधिनियम बदलेगा देश का भाग्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 आयोजन को सफल बनाने वाली टीम के साथ किया संवाद। कहा, एक साथ मिलकर काम करने की भावना से सफल हुआ आयोजन। दुनिया भर के नेता कर रहे हैं भारत की तारीफ। लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण भारत में एनडीए को मिली बड़ी मजबूती। जेडीएस ने एनडीए गठबंधन में शामिल होने का किया ऐलान। एचडी कुमारस्वामी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। कहा, नहीं है कोई शर्त। सनातन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। आपत्तिजनक बयान पर उदयनिधि स्टालिन और तमिलनाडु सरकार को जारी किया नोटिस। याचिका में उदयनिधि के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई है। नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की एक अदालत ने लिया संज्ञान। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी समेत 17 आरोपियों को जारी किया समन। 4 अक्टूबर को पेश होने का दिया आदेश। एशियाई गेम्स के लिए अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिए जाने पर भारत का सख्त रुख। दर्ज कराई कड़ी आपत्ति। जातीय या इलाकाई आधार पर भेदभाव को बताया अस्वीकार्य। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियाई खेलों के लिए चीन की यात्रा रद्द की। जम्मू में पहली बार भारतीय वायुसेना का भव्य एयर शो। आकाश में किया शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के 76 साल पूरे होने और जम्मू वायुसेना केंद्र के हीरक जयंती के मौके पर शो का आयोजन। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के इतर क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने आतंकवाद के सभी रूपों का मुकाबला करने की जताई प्रतिबद्धता। इंडो पैसिफिक को मुक्त और खुला रखने की दोहराई प्रतिबद्धता। मोहाली में खेले गए पहले एक दिवसीय मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। शुभमन, ऋतुराज, लोकेश राहुल और सूर्य कुमार यादव ने जड़े अर्धशतक। मोहम्मद शमी ने झटके 5 विकेट। 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में टीम G20 का सफल आयोजन सुनिश्चित करने वाले लोगों के साथ संवाद किया। इसमें विशेषकर वो लोग शामिल रहे जिन्होंने शिखर सम्मेलन का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के सफाई कर्मी, ड्राइवर, वेटर और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। इस संवाद में विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री और विभिन्न विभागों के अधिकारी गण भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व को आज के समय में ये विश्वास पैदा हो गया है कि मानव हित के कामों में भारत सामर्थ्य के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को मजदूर एकता को समर्पित किया। उन्होंने टीम वर्क की भावना की सराहना की। जिस पल हम किसी और के सामर्थ्य को जानते हैं, उसके एफर्ट्स को जानते हैं, तब हमें ईर्ष्या भाव नहीं होता है। हमें अपने भीतर झोंकने का अवसर मिलता है। अच्छा, मैं तो कल तक सोचता था यार मैंने ही सब कुछ किया, लेकिन आज पता चला कि इतने लोगों ने किया है। ये बात सही है कि आप लोग न टीवी में आए होंगे, न आपके अखबार में फोटो छपी होगी, न कहीं नाम छपा होगा। नाम तो उन लोगों के छपते होंगे जिसने कभी पसीना भी नहीं बहाया होगा, क्योंकि उनकी महारत उसमें है। और हम सब तो मजदूर हैं, और आज कार्यक्रम भी तो मजदूर एकता जिंदाबाद का है। मैं थोड़ा बड़ा मजदूर हूं, आप छोटे मजदूर हैं, लेकिन हम सब मजदूर हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि G20 के आयोजन ने विश्व को देश के सामर्थ्य से परिचय कराया। कुछ साल पहले हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम्स का कार्यक्रम हुआ था। किसी को भी कॉमनवेल्थ गेम्स की चर्चा करोगे तो दिल्ली या दिल्ली बाहर का व्यक्ति, उसके मन पे छवि क्या बनती है? सचमुच में वो एक ऐसा अवसर था कि हम देश का ब्रांडिंग कर देते, देश की एक पहचान बना देते, देश के सामर्थ्य को बढ़ा भी देते और देश के सामर्थ्य को दिखा भी देते। लेकिन दुर्भाग्य से वो ऐसी चीजों में वो इवेंट उलझ गया। दूसरी तरफ G20, ऐसा तो नहीं है कि कमियां नहीं रही होगी, ऐसा तो नहीं है जो चाहा था उसमें 99-100 के नीचे रहे नहीं होंगे। कोई 94 पहुंचे होंगे, कोई 99 पहुंचे और कोई 102 भी हो गए होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट था। वो इफेक्ट देश के सामर्थ्य को, विश्व को उसके दर्शन कराने में हमारी सफलता थी। मेरे लिए आनंद का विषय यह है कि अब मेरे देश में एक ऐसा विश्वास पैदा हो गया है कि ऐसे किसी भी काम को वे अच्छे से अच्छे ढंग से कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अपने साथ में काम कर रहे लोगों की क्षमता की पहचान करनी चाहिए, तभी अद्भुत परिणाम मिलते हैं। हमेशा अपने से ऊपर जो लोग हैं वो, और अपने हम जिनसे काम लेते हैं वो, इनसे हायरार्की और प्रोटोकॉल की दुनिया से कभी बाहर निकल करके देखना चाहिए। हमें कल्पना तक नहीं होती है कि उन लोगों में ऐसा कैसा सामर्थ्य होता है। और जब आप अपने साथियों की शक्ति को पहचानते हैं तो आपको एक अद्भुत परिणाम मिलता है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित होने के बाद आज बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया गया। पार्टी मुख्यालय पर दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा की सभी महिला सांसदों के साथ साथ महिला पदाधिकारी और दिल्ली एनसीआर की हजारों महिला कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री को आभार जताने पहुंची। बीजेपी मुख्यालय में महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर अभिनंदन किया। दशकों के इंतजार के बाद महिला आरक्षण विधेयक के संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद देश भर की महिलाओं में जश्न का माहौल है। कुछ ऐसा ही नजारा शुक्रवार की सुबह दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में भी दिखा। इस ऐतिहासिक अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी का पार्टी कार्यालय में अभिनंदन किया गया। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। महिला आरक्षण बिल के पास होने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने फूलों की बरसात कर पीएम मोदी का अभिनंदन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग को बदलने की क्षमता होती है। आज हम सभी ऐसे ही निर्णय के साक्षी हैं। आज हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। ये कोई सामान्य कानून नहीं है, ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। यह अमृत काल में सबके प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बढ़ा कदम है। विमेन लेड डेवलपमेंट का नया युग देश में लाने की जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे देश की हर माता, बहन और बेटी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि ये महिलाओं की ही ताकत है जो इस बिल का पहले विरोध करते थे। उन लोगों ने भी संसद में बिल के पक्ष में वोट किया है।
ऐसा इसलिए संभव हो पाया है कि पिछले 10 सालों में महिलाएं देश भर में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरी हैं। हमने महिला हित में हर स्तर पर फैसले लिए, किसी के राजनीतिक स्वार्थ को महिला आरक्षण के सामने दीवार नहीं बनने दिया। जबकि इससे पहले जब भी ये बिल संसद में आए, लीपापोती हुई, सिर्फ नाम दर्ज कराएगी ये, निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ और बवाल हुई, हंगामा हुआ, नारी का अपमान करने का भी प्रयास किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए आज देश नारी शक्ति को खुला आसमान दे रहा है। देश माताओं, बहनों, बेटियों के सामने आने वाली हर अड़चन को दूर कर रहा है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी प्यारी बेटी बिना बाधा के जीवन बिताए, जीवन में आगे बढ़े। एक परिवार के सदस्य की तरह हमारी सरकार ने बेटी के हर सुख की चिंता की है, हर बाधा दूर करने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने कहा कि 3 तलाक जैसी कुरीतियों के कारण मुस्लिम महिलाओं पर जो अत्याचार होते थे, उसे हमने कानून बनाकर रोका। पीएम मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल के पास होने का श्रेय सिर्फ मोदी को नहीं, बल्कि करोड़ों देशवासियों को जाता है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सिर्फ महिला आरक्षण ही नहीं, बल्कि बीते 9 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक से बढ़कर एक कदम उठाए हैं, जिसका नतीजा है कि आज महिलाएं आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए हैं। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के प्रयासों का नतीजा है कि महिलाएं एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक को इन प्रयासों के प्रमाण के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने केंद्र से लेकर बूथ स्तर तक महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम मातृशक्ति को इतनी शक्ति देगा कि वो भारत की तकदीर, तस्वीर, दृष्टि और दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 33% आरक्षण केंद्र स्तर के समिति से लेकर के बूथ स्तर के समिति तक महिलाओं को आरक्षण देने में अकेली और पहली पार्टी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह निर्णय मातृशक्ति को जितनी शक्ति देगा, वो भारत की तस्वीर और तकदीर को, दृष्टि और दिशा को बदलने में बहुत बड़ा कारगर कदम होगा। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने महिला आरक्षण बिल में अड़ंगा लगाने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने मंडल कमीशन का विरोध किया, जाति आधारित जनगणना का विरोध किया, वो विपक्ष में आने के बाद ओबीसी के प्रति प्रेम दिखा रही है। जब आप सत्ता में रहोगे, वो आजादी के उपरांत की बात हो, 90 की बात हो या 2010 की बात हो, दसंदी से आपने ओबीसी के विपरीत स्टैंड लिया है। अचानक आपके मन में क्या आ गया कि ओबीसी की प्रेम जग गया? महिला आरक्षण बिल के दोनों सदनों से भारी मतों से पास होने पर भाजपा महिला मोर्चा में खुशी का माहौल है। गणेश चतुर्थी के दिन नए पार्लियामेंट में, नए संसद भवन में ये महिला बिल जो आया और ये 72 घंटे में जो ये बिल पास हुआ, ये मोदी जी है तो मुमकिन है। आज हमारे देश के स्वतंत्रता का परिचायक नए भवन में नई इबारत, नया इतिहास लिखा जा रहा है। महिला सशक्तिकरण का, नारी शक्ति वंदन का इबारत लिखा जा रहा है। दशकों से महिलाओं की अपेक्षाएं थी, इच्छाएं थी, नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए जो बिल की बात चर्चाएं खाली होती थी, लेकिन आज उनको मूर्त रूप देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिसका लाभ बड़े पैमाने पर देश की महिलाओं को मिल रहा है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, 3 तलाक पर प्रतिबंध,
निर्भया योजना, 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश किया जाना प्रमुख है। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें, जिसका असर अब समाज पर भी दिखने लगा है। शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों को हांगझाऊ में एशियाई खेलों के लिए आधिकारिक मान्यता न देने को लेकर चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि ये कृत्य खेल की भावना और उसके आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन करता है, साथ ही खेल भावना को ठेस भी पहुंचाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीनी कार्रवाई के खिलाफ हमारे विरोध के तौर पर सूचना और प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री ने अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों के लिए चीन की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है। हांगझाऊ एशियाई खेलों से पहले भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ गया है। दरअसल खेलों से पहले चीन की एक नापाक हरकत सामने आई है। उसने हांगझाऊ एशियाई खेलों के लिए अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ियों को अंतिम पलों में वीजा देने से इनकार कर दिया। ये वही 3 खिलाड़ी हैं जिनके साथ चीन में कुछ महीने पहले हुए यूनिवर्सिटी गेम्स में भी चीन द्वारा बदसलूकी की गई थी और उन्हें नत्थी वीजा दिया गया था। अब फिर से इन तीनों को चीन ने वीजा जारी नहीं किया है। ऐसे में ये तीनों भारत की वुशु टीम के साथ हांगझाऊ रवाना नहीं हो सके। भारतीय वुशु टीम के खिलाड़ी तेगा ओनेलू, लामुगु मेपंग और वांगसु नेमान टीम के साथ नहीं जा पाए। भारत ने चीन को इस मामले में सख्त जवाब देते हुए खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चीन का दौरा रद्द कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत सरकार को पता चला है कि चीनी अधिकारियों ने लक्षित और पूर्व निर्धारित तरीके से अरुणाचल प्रदेश के कुछ भारतीय खिलाड़ियों को चीन के हांगझाऊ में होने वाले 19वें एशियाई खेलों में मान्यता और प्रवेश से वंचित करके उनके साथ भेदभाव किया है। भारत दृढ़ता से अधिवास या जातीयता के आधार पर भारतीय नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को अस्वीकार करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और रहेगा। चीन द्वारा हमारे कुछ खिलाड़ियों को जानबूझकर और चुनिंदा तरीके से बाधित करने के खिलाफ नई दिल्ली और बीजिंग में कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। अरिंदम बागची ने कहा कि चीन की कार्रवाई एशियाई खेलों की भावना और उनके आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों दोनों का उल्लंघन करती है। चीनी कार्रवाई के खिलाफ हमारे विरोध के निशान के तौर पर भारत के सूचना और प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री ने एशियाई खेलों के लिए चीन की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है। इस बीच पूर्व खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस मामले पर चीनी हरकतों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अरुणाचल प्रदेश कोई विवादित क्षेत्र नहीं है, बल्कि भारत का अभिन्न अंग है। चाइना ने जो कदम उठाया वो इलीगल है, अनएथिकल है। ओलंपिक चार्टर के अंदर किसी खिलाड़ी को किसी राजनीतिक कारण से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं उसके साथ, और खेलने से मना नहीं कर सकते हैं। अरुणाचल के जितने भी खिलाड़ी थे सब अरुणाचल स्टेट से हैं, मगर इंडिया के लिए, भारत देश के लिए खेलने जाने वाले थे। उनका वीज़ा रोकना ये बहुत ही नाइंसाफ़ी कदम है, और चाइना का जो कदम है उसको हम तो विरोध करते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी विरोध करना चाहिए। वहीं अरुणाचल प्रदेश के 3 भारतीय वुशु खिलाड़ियों को एशियाई खेलों के लिए चीन में प्रवेश से वंचित किए जाने पर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के कार्यवाहक अध्यक्ष रणधीर सिंह ने भी कहा है कि इस मुद्दे को वर्किंग ग्रुप की बैठक में उठाया गया है। We had a meeting yesterday of the working group as well, and it's been taken up in the working group meeting, and they're taking it up with the government, and we are also taking it up with the government. It's under discussion with us as well. This is outside what the government to government is happening. We are from the OCA side of it. We are doing it. दरअसल एशियन गेम्स का आयोजन इस बार चीन के हांगझाऊ में हो रहा है। ये गेम्स 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत की बात की जाए तो इन खेलों में 655 एथलीटों का अपना अब तक का सबसे बड़ा दल उतार रहा है। इसमें महिलाओं की संख्या 328 और पुरुषों की संख्या 325 है। सबसे ज्यादा 68 खिलाड़ी एथलेटिक्स से हैं। इनमें 35 पुरुष और 33 महिलाएं हैं। भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को वाराणसी दौरे पर रहेंगे। एक दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी काशी सहित पूर्वांचल की जनता को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सौगात देंगे।
पीएम गंजारी में 450 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। वहीं अटल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। वाराणसी के गांजरी राजा तालाब में बनने वाले आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। स्टेडियम के विषयगत वास्तुकला की प्रेरणा भगवान शिव से ली गई है, जिसमें अर्धचंद्राकार छत के कवर, त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट, घाट की सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था, बिल्वीपत्र के आकार की धातु की चादरों के डिजाइन विकसित किए गए हैं। इस स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के वाराणसी में 3 वेन्यूज़ पे अलग अलग कार्यक्रम हैं। सबसे पहले वे वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की शिलान्यास करेंगे। उस शिलान्यास के माध्यम से वाराणसी को लगभग 450 करोड़ का एक नया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हासिल होगा, जो आने वाले 2 वर्षों में बनाया जाएगा। वहीं पे ही एक 20,000 लोगों की जनसभा भी आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नागरिक अभिनंदन है, जिसमें नारी शक्ति जो अधिनियम का अभी प्रधानमंत्री जी ने देशव्यापी इतना बड़ा काम किया है, उसी वंदन का अभिनंदन कार्यक्रम यहाँ की वाराणसी की महिलाओं के द्वारा, महिला शक्ति के द्वारा रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। लगभग 1115 करोड़ रुपए की लागत से बने विद्यालय विशेष रूप से मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू किए गए हैं। इन आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक में लगभग 1000 छात्रों को समायोजित किया जाएगा। ये आप कह सकते हैं मॉडर्न स्कूल्स का एक बहुत बड़ा प्रयोग यहाँ पर हुआ है अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से, और इसमें ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सीबीएसई के पैटर्न पर न सिर्फ हम लोग एकेडमिक्स, खेलकूद, स्किल डेवलपमेंट सभी पे बच्चों का पूरा ध्यान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में भाग लेंगे। काशी की सांस्कृतिक जीवंतता को सशक्त करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव की संकल्पना को जन्म दिया है। महोत्सव में 17 विधाओं में 37,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी की, जिन्होंने गायन, वाद्य यंत्र वादन, नुक्कड़ नाटक, नृत्य आदि में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। हरिकेश बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के इतर क्वाड समूह के देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा ने भाग लिया। इस मौके पर क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने आतंकवाद के सभी रूपों का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्धता जताई, साथ ही इंडो पैसिफिक को मुक्त और खुला रखने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के 4th संस्करण के उपलक्ष्य में साथ ही भारत में लैटिन देशों के मिशन प्रमुख भी इसमें शामिल हुए। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि भारत और दक्षिण अमेरिका का कल्चर मिलता जुलता है। दक्षिण अमेरिका के साथ भारत के पुराने संबंध हैं और वहाँ का माया कल्चर, वहाँ की कुल मिलाकर सभ्यतामूलक बातें, वहाँ की रहन सहन, प्रथा पद्धति, इनमें और भारत की जो संस्कृति है इसमें काफ़ी समानताएं हैं। और इनके मद्देनज़र विगत 4 सालों से हम भारत दक्षिण अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के तत्वावधान में। इसी तरह ये सांस्कृतिक महोत्सव 28 और 29 सितंबर को दिल्ली में होगा, जिसमें दक्षिण अमेरिका के कई देशों के कला पथक अपनी अपनी कला की प्रस्तुति देंगे। वहीं आईसीसीआर के डीजी श्री कुमार तुहिन ने कहा कि ये कार्यक्रम 28-29 सितंबर को दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में होगा। साथ ही विदेशी कलाकारों के साथ कुछ भारतीय कलाकार भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम 28 और 29 सितंबर को होगा और दिल्ली में कार्यक्रम कमानी ऑडिटोरियम में किया जाएगा। और दिल्ली के अलावा ये ग्रुप जो हैं यहाँ से बाहर लखनऊ, बेंगलोर और कोलकाता जाएंगे
और जैसा कहा गया है कि हमारे साथ 3 देश के ग्रुप यहाँ पे सम्मिलित हो रहे हैं, कोलंबिया, चिली और इक्वेडर। दूसरी तरफ आईसीसीआर की डीडीजी अंजू रंजन ने कहा, इस कार्यक्रम में ब्राज़ील का बैंड देखने को मिलेगा। दोनों देशों में दूरी है लेकिन कल्चर एक है। भारत के लोगों से, खासकर दिल्ली के लोगों से कहना चाहूँगी कि कार्यक्रम देखें, सभी को अच्छा लगेगा। इस कार्यक्रम में चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर के राजदूत भी शामिल हुए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लैटिन अमेरिका का भारत से इंटरैक्शन उतना अधिक नहीं है। ये चौथी बार हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो आपको बहुत डिफरेंट तरह के डांस और म्यूज़िक देखने को मिलेंगे। आइडिया वही है कि भारत के लोगों को लैटिन अमेरिका के कल्चर, खास करके म्यूज़िक और डांस कल्चर से इंट्रोड्यूस किया जा सके। भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय मैच में शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया को 276 रन पर रोकने के बाद भारत ने 48 ओवर 4 गेंदों में 5 विकेट पर 281 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। भारत के लिए शुभमन गिल ने 74, ऋतुराज गायकवाड़ ने 71, कप्तान लोकेश राहुल ने नाबाद 58 और सूर्य कुमार यादव ने 50 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जंपा ने 10 ओवर में 57 रन देकर 2 विकेट लिए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के सामने जीत के लिए 277 रनों का लक्ष्य रखा था। इससे पहले भारत के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।